आदाब, सुनहरे तेलंगाना में मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मजलिस राजस्थान समेत मुल्क के दीगर रियासतों के असेंबली इंतखाबात में भी लेगी हिस्सा। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी का बयान। झूठे वादों के जरिए अवाम को गुमराह करने का कांग्रेस पर इल्जाम। बीआरएस असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक करेगी कायम, पी श्रीनिवास रेड्डी का दावा। रियासत में आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है हुकूमत। रेवंत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर पर की तनकीद। केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने पर बीआरएस में बगावत यकीनी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का दावा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान समेत मुल्क के दीगर रियासतों के असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करेगी। तेलंगाना की डेट्स का 30 नवंबर को है और राजस्थान में 23 नवंबर को है। तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहाँ पर हमारे एमएलएज हैं और जहाँ पर हम लड़ेंगे, वहाँ की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, इसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के 3 कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। क्या मुद्दे होंगे सर इस चुनावों में? तेलंगाना और राजस्थान में आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? देखिए, हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ ज़रूर हैं और रहेंगे, पर एक मुद्दा ज़रूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है। वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी एक वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा होगा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज़ रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहाँ जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक एमएलए बनाएगी। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के इख्तिदार पर आने के बाद तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल लाने की बात कही और ऐसी स्कीम्स मुल्क की दीगर रियासतों में कहीं नहीं मिलती हैं। तेलंगाना हुकूमत की इन स्कीम से रियासत की अवाम को फायदा हासिल होगा। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को आज पूरा नहीं कर रही है। कांग्रेस के झूठे वादों में न आने की उन्होंने अवाम से भी अपील की और कहा कि रियासत की अवाम कांग्रेस और बीजेपी के धोखे में आने वाले नहीं हैं। बीआरएस फिर एक बार कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। రాష్ట్ర సంపద ఒక పక్క బేరీజ్ వేసుకుంటూ
వచ్చినటువంటి సంపదను ఏ విధంగా పంచాలి, ఆ పంచే క్రమంలో ఏ విధంగా ఏది ముందు ఏది వెనుక అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ ఫలాలను పేదలకు అందిస్తూ ఉన్నారు. దేశంలో అత్యధికమైనటువంటి సంక్షేమ రంగాలు అందించేటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇట్స్ తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇది ఏ అంశం తీసుకున్నా 52 నుంచి 54,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రతి సంవత్సరం సంక్షేమం కోసం. ఇది జాతీయ పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఒకటి చెప్పండి. బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ మీరు జాతీయ పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీ, మీకు రాష్ట్రానికి ఒక పాలసీ ఉంటుందా చెప్పండి. జాతీయ పాలసీ ఉంటుందా, రాష్ట్రానికి ఒక పాలసీ ఉంటుందా? ఇక్కడ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి కర్ణాటకలో ఇచ్చినటువంటి మాదిరిగా ప్రజలు మోసం చేయడానికి కోసం, ప్రజలు మోసం పిల్లలు పెట్టడానికి కోసం ఇష్టం వచ్చినటువంటి హామీలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. మరి కర్ణాటక ప్రకటించారు, ప్రభుత్వం వచ్చి 5 నెలలు కాలే, ప్రకటించింది కూడా అన్ని ఎత్తేశారు. मेदक के रुकने असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में हवेली घनपुर मंडल मताईपल्ली नागारम और चिन्ना शंकरपेट मंडल के अंबाजीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कारकुनों और कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रुकने असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बीआरएस में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पर ये तनकीद कर रहे हैं और मौका परस्तों को सबक सिखाने पर जोर दिया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के वजीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद की। रियासत में बीआरएस की जानिब से आमिराना तर्ज पर हुकूमत चलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। इन्होंने प्रवलिका की खुदकुशी को हुकूमत का कत्ल करार दिया। कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में बेरोजगार नौजवान कई एक मसाइल का सामना कर रहे हैं और खुदकुशी करने वाली प्रवलिका के मामले में झूठे बयानात के जरिए आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि प्रवलिका के मामले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करने वाले पुलिस ओहदेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और डीसीपी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने का भी ऐलान किया गया। तेलंगाना यादगार शहीदां गन पार्क के करीब पुलिस ने तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन को गिरफ्तार किया। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज किया था कि वो इंतखाबात में पैसा और शराब तकसीम किए बगैर वोट मांगे और इसके लिए तेलंगाना यादगार शहीदां के करीब आकर हलफ लेने का वज़ीर आला और बीआरएस पार्टी कायदीन को चैलेंज किया गया था। इसी ज़िमन में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना यादगार शहीदां गन पार्क पर पहुंचकर मुकामी पुलिस और कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान हालात कशीदा हुए। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार भी किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जी प्रसाद कुमार के हक में मुनक्किद किए गए इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आते ही पार्टी की जानिब से ऐलान किए गए 6 जमानतों पर अमल करेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में 9 दिसंबर को इंदिरम्मा राज कायम होगा। कांग्रेस पार्टी ने समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया है। बरसरे इख्तियार आते ही पहली दस्तखत 6 जमानतों पर अमल आवरी के लिए की जाएगी। इन्होंने बीआरएस हुकूमत को इख्तियार से बेदखल करने और कांग्रेस पार्टी को इख्तियार पर लाने अवाम पर जोर दिया। कहा कि 2023 असम्बली इंतखाबात की विजय भेरी का आगाज़ विकाराबाद से हो रहा है और जिले की तमाम असम्बली नशिस्तों पर कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने हसनाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है जबकि मैंने विकाराबाद का इंतखाब किया है क्योंकि विकाराबाद मेरे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से नेक शगुन साबित हुआ। जबकि इस मौके पर विकाराबाद के बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिका जिला लाइब्रेरी चेयरमैन कुंडल रेड्डी, साबिका ZPTC मथर शरीफ, हनुमंत रेड्डी, मोहम्मद यूनुस और दीगर कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। ఇక్కడ 6 గ్యారెంటీల కార్డు ఉంది మిత్రులారా। ఇయాల నేను పెద్దలు ప్రసాద్ గారు వస్తూ బస్తీలకు పోయి పేదలకు ఇచ్చినాం। ప్రతి కార్యకర్త ఇంటింటికి పోయి ప్రతి తలుపు తట్టి ఈ గ్యారెంటీ కార్డు పేదలకు ఇచ్చి కింద వాళ్ళ వివరాలు రాసుకొని రావాలి। ఇవి రాసుకొని వస్తే ఈ పై కార్డు వాళ్ళు భద్రంగా దాచుకుంటే డిసెంబర్ 3 నాడు ఫలితాలు వచ్చి డిసెంబర్ 9 నాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఆ రాజ్యం ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్డు తెచ్చిన ప్రతి పేద వాళ్లకు మహాలక్ష్మి పథకం, రైతు భరోసా పథకం, యువజ్యోతి పథకం, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, యువ వికాసం, చేయూత ఈ 6 పథకాలను అమలు చేస్తాం। అందుకే ఈడికొచ్చిన పేదలకు
ఈడికొచ్చిన కార్యకర్తలకు ఇంటింటికి మా వాళ్ళు వస్తారు, మీ వివరాలు రాసుకుంటారు, ఈ గ్యారెంటీ పత్రం మీకు ఇస్తారు. ఇది దాచిపెట్టండి. పోలింగ్ బూతుల ఓటు వేయడానికి ఇక్కడ निजामाबाद में बीआरएस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। साबिक रुकन कानून साज काउंसिल और बीआरएस पार्टी के लीडर ए ललिता ने बीआरएस पार्टी और तेलंगाना वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया है। ए ललिता ने अपने इस्तीफे का मकतूब वजीर आला केसीआर को रवाना कर दिया। इन्होंने इस्तीफा देने के बाद तेलंगाना हुकूमत पर भी तनकीद की। जराये के मुताबिक ललिता बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। तेलंगाना बोर्ड असेंबली हलके के रुकने असेंबली आर बापू राव ने तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। जराये के मुताबिक बापू राव जल्द ही बीआरएस से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होंगे। बीआरएस की जानिब से बोर्ड के रुकने असेंबली आर बापू राव को पार्टी टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि अगर केटीआर को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो बीआरएस में बगावत होगी। बीआरएस मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर टी हरीश राव को पार्टी के अरकान असम्बली की बड़ी तादाद पसंद करती है और इस मसले पर खुफिया वोटिंग की जाए तो तमाम अरकान असम्बली मुत्तहिद होकर हरीश राव को चीफ मिनिस्टर मुंतखब करेंगे। अरविंद ने ज़राए इबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस कायदीन को हल्दी और आम की फसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ज़िले निज़ामाबाद में सनतें कायम करने वाले कारों से कमीशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले के 7 असम्बली हलकों से बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना की आवाम रियासत में तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना बीएसपी पार्टी के कन्वीनर आरएस प्रवीण कुमार ने सुंदरया विज्ञान केंद्र में बीएसपी के 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर को जारी किया। इन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांची युवा सरकार के नाम से 10 लाख नौकरियों की फराहमी को यकीनी बनाएगी। इसमें खवातीन के लिए 5 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी और उनको मसावी मौक़े फराहम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए चाकली यल्लम्मा महिला ज्योति के नाम से एक स्कीम तैयार की गई है। मेदक जिला कलेक्टर राज रशीद शाह ने असेंबली हलके नरसापुर के दौलताबाद में एफएसटी टीमों की जानिब से की जाने वाली तनखी और चंद्रापुर गांव में पोलिंग स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राज रशीद शाह ने बात करते हुए कहा कि आवाम से जब नकद रकम साथ ले जाएं तो अपने साथ इससे मुताल्लिक़ मुनासिब दस्तावेज़ात भी अपने साथ रखें। कहा कि इलेक्शन के ज़िमन में तनखी के दौरान अगर 50,000 से 10 लाख के दरमियान की नकद रकम जब्त कर ली गई है तो IDOC के दफ्तर में कायम किए गए शिकायती सेल में मुनासिब दस्तावेज़ात बताकर इस रकम को हासिल किया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने मजीद कहा कि जो लोग पोलिंग स्टेशन तक वोट डालने के लिए पैदल नहीं जा सकते और 80 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग और माजूर अफराद को घर बैठे वोट डालने की सहूलत फराहम करने के इक़दाम करने अहदेदारों पर जोर दिया। इस मौके पर नरसापुर RDO श्रीनिवासलू और दीगर भी मौजूद थे। ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆథరైజ్డ్ విలేకరులను మాత్రమే అలో చేయవచ్చు. రైట్, వితౌట్ మొబైల్ ఓకేనా. ఆథరైజ్డ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు మాత్రమే పోలింగ్ స్టేషన్ పరిసరాల్లోకి వెళ్ళి ఆ క్యూ అవన్నీ ఫోటో తీసుకోగలుగుతారు. కానీ రైట్, పోలింగ్ స్టేషన్ లోపలికి వెళ్ళేంత వరకు పోనీయకూడదు. కానీ వాళ్ళు పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. కానీ పోలింగ్ స్టేషన్ లో వాడగలిగేది ఓన్లీ 3 వ్యక్తులు. మీకు ఇదివరకు చెప్పినాం కదా, ఎవరు పోలింగ్ PO వాడతాడు, మైక్రో అబ్జర్వర్ వాడతాడు, అండ్ బయట ఉన్న పోలీస్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ వాడతాడు. అండ్ DEO వాడచ్చు, RO వాడచ్చు. వాళ్ళు పోలింగ్ స్టేషన్ చెక్ చేయడానికి వెళ్తే జనరల్ అబ్జర్వర్ కూడా ఫోన్ తోటి వెళ్ళొచ్చు. బట్ వీళ్ళు తప్ప ఏ వ్యక్తి కూడా విత్ ఫోన్ తోటి అందులో వెళ్ళరావు. ఈ ఫోన్ అని ఇక్కడ డిపాజిట్ కావాలి, 100 మీటర్స్ లోపల డిపాజిట్ కావాలి. 100 మీటర్స్ కౌంటర్ లో కరెక్ట్ ఉందా లేదా సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ చూసుకోవాలి. ఫోన్ డిపాజిట్ అయితే ఎవరు ఫోన్ తోటి వస్తున్నారా ఈ ఫోటో. तेलंगाना के जिले विकाराबाद तांडूर में पुलिस ने उन्हें एक ताजिर के कब्जे से भारी रकम जब्त कर ली है। टाउन CI राजेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तांडूर के मारवाड़ी बाजार से ताल्लुक रखने वाला एक ताजिर 3 लाख से ज्यादा रकम के जरिए जा रहा था। पुलिस ने तलाशी के दौरान इस रकम को जब्त कर लिया है।
जिला एडिशनल कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से एडवोकेट श्यामराव ने ओहदे का जायजा हासिल किया। श्यामराव इस ओहदे पर 3 साल तक फायज रहेंगे। इन्होंने उन पर एतमाद करते हुए इस ओहदे के लिए नामजद करने पर रुकन कानून साज कौंसिल कविता और बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। जो एमएलए साहब शकील आमिर साहब, एमएलसी कविता साहब मेरे को ये ओहदे पे लाने के लिए जो कोशिश करते मेरे को सर्विस करने का, जो खिदमत करने का मौका दिए, उनको सब कुछ मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे को जो मौका दिया, ये कानून के तहत मैं मेरा फर्ज अदा करूँगा और निभाऊँगा, ऐसा मैं कहते हुए, और जो भी मेरे को सपोर्ट करेगी ये होगा हासिल करने के वास्ते, ये जिम्मेदारी लेने के वास्ते, सब लोगों को मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद सिटी पुलिस तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मुनासिब तैयारियां कर रही है। डीसीपी साउथ जोन हैदराबाद साई चैतन्या ने कहा कि साउथ जोन में 608 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें 280 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। साउथ जोन में बहादुरपुरा असम्बली हलके, चार मीनार असम्बली हलका, याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा और मलकपेट के अलावा राजेंद्र नगर असम्बली हलके का कुछ इलाका शामिल है। इन्होंने कहा कि मुतालिका हुकाम की जानिब से पुलिस नोडल ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं, जिनके साथ तालमेल किया जा रहा है और बाहर से भी CRPF फोर्स तलब कर ली गई है ताकि मुकम्मल इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाया जा सके। अलग अलग मरहले में ये फोर्स तलब की गई हैं। 20 अक्टूबर को पहले मरहले में ये फोर्स पहुँच रही है, जिनके क़याम का इंतज़ाम किया गया है। DIGC RPF ने इन मुकामात का मुआयना किया और उनके लिए मंजूरी दे दी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाना चाहते हैं। गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पुराना शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने कहा कि इस काउंसलिंग का मकसद इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाना है और किसी भी किस्म की जराइम की सरगर्मियों से रॉडी शीटर्स को दूर रखना है और इनको पाबंद बनाना है। इन्होंने कहा कि रॉडी शीटर्स को पाबंद मशलका कर दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर को मुतासर करने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का इंतबाह दिया गया। कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबका आदाब। आज साउथ जोन का फलकनामा डिवीज़न पे एक राउडी काउंसलिंग सेशन रखा था, जिसमें हमारा एडिशनल DCP साहब और ACP फलकनामा और सारे इंस्पेक्टर्स फलकनामा डिवीज़न का सारे शामिल थे। और जो राउडी एलिमेंट थे उनको बुला के काउंसलिंग किया गया ताकि आने वाले इलेक्शन पे ज़्यादा उन लोगों के ऊपर सब निगरानी होगा, ताकि इलेक्शन पीसफुल, फेयर एंड फ्री इलेक्शन रहने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ या कोई भी कर सकते हैं उनको पहले हम बुला के बाइंड ओवर कर रहे हैं। उसी के प्रोसेस में हम लोग आज यहाँ पे रॉडी काउंसलिंग सेशन बुलाया और सबको काउंसिल किया कि अच्छे से रहे और इलेक्शंस पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट करें। और उन लोग का भी बोला कि जो मैसेज है सबको पास ऑन करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करते हुए या कोई बॉडी ऑफेंस करने की कोशिश करेंगे उन लोग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये मैसेज सबको इन लोग के थ्रू देना चाह रहे थे। और इन लोग को ये भी काउंसिल दिया कि अच्छे से रहेंगे और उन लोग का जो रॉडी एक्टिविटीज़ बंद करके अच्छे सोसाइटी के पीस के लिए काम करेंगे तो उन लोग के ऊपर जो भी शीट्स है। तेलंगाना के जनगांव में फुटपाथ पर झोपड़ियां डालकर जिंदगी बसर करने वाले अफराद ने उनके झोपड़ियों को बर्खास्त करने का मुकामी BRS पार्टी कारपोरेटर पर इल्ज़ाम लगाया। मुतासर अफराद ने कहा कि वो प्लास्टिक का कारोबार करते हुए ज़िंदगी गुजारा करते हैं, जबकि यूथ कांग्रेस के ज़िला कायदीन शिवराज यादव और मुज्जू ने उन मुतासरा अफराद से मुलाकात की और अहदेदारों से नुमाइंदगी के ज़रिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। ఇక్కడ ఉండబట్టి మేము 40 ఏళ్ల నుంచి ఉంటున్నాం సారు. మాకు ఏం గతి లేదు, ఇల్లు లేదు, వాకిలు లేదు, జాగ లేదు, భూమి లేదు. నా 6 బిడ్డలు అయ్యా, నా బిడ్డల పిన్నిళ్ళు పేరెంటలు లేవు, ఏం లేదయ్యా. మేము రోడ్డు మీద బద్దెరు, మాది రోడ్డు మీద బతుకుతున్నాం అయ్యా. మమ్మల్ని ఈ ఆడు కౌన్సిలర్ అంట, ఈ ఆడు ఎవరు నాగరాజు. ఆ నాగరాజు మా మీద కక్ష పట్టి మా దుకాణాన్ని తీసేయమని
అసలు ఇయ్యని దానికి, డ్రమ్ములు ఇయ్యని దానికి, బకెట్లు ఇయ్యని దానికి, నేను బీద బిడ్డని బిడ్డ, నా దగ్గర ఏమున్నది, నేను ఏమి ఇవ్వాలి, నా దగ్గర ఏం లేదు కొడుకు అని 2 గాలు కూడా పట్టుకుంటే కూడా కాలుతోడు కూడా దాన్ని నన్ను, ఏయ్ మీరేం మాట్లాడుతున్నారే, ఏయ్ అంజలారా ఏం మాట్లాడుతున్నాయి, పెట్రోల్ పోసి కాల పెడతా, దుకాణం తీయమని చెప్పిన కదా, జేసీబీ ఎక్కిస్తా, మొత్తం పగిలిపోవాలి, మొత్తం పగలగొట్టేస్తా, మొత్తం ఏది ఉంచను అన్ని పగలగొట్టేస్తా అంటే, సారు కాలుమత సారు మాకేం లేదు సారు, కాలుమత దండం పెట్ట సార్, మేము బీదవాళ్ళం సారు, రోడ్డు మీద డబ్బాలు అమ్ముకొని బతికేటోళ్ళం సారు, రేకులు పెట్టుకున్న బతికేటోళ్ళం సార్. ఈరోజు స్థానిక జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో ఎల్ఐసి ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉన్న ఈ గుడిసె గత నా చిన్ననాటి నుండి ఈ గుడిసెని నేను చూస్తున్నాను. వాళ్ళు జీవనోపాధి కోసం డ్రమ్ములు బకెట్లు అమ్ముకుంటూ వాళ్ళ జీవనోపాధి కొనసాగిస్తూ ఈ గుడిసెలో నివాసం వండుకుంటూ, కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి వారికి డబుల్ బెడ్రూమ్లు జీవనోపాధి కల్పించుకుంటూ ఉండాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ ప్రభావాలు పలుకుతాడు. కానీ ఇక్కడున్న స్థానిక కౌన్సిలర్ నాగరాజు గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ దౌర్జన్యాలు చేసుకుంటూ వీళ్ళను ప్రతి నెల మామూలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వీళ్ళని వేధిస్తున్నాడు. అదే క్రమంలో ఈరోజు వచ్చి వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేసి వాళ్ళ గుడిసె తొలగించడం జరిగింది. ఇలాంటి నిరుపేదలను కాపాడాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులు ఇలాంటి దుశ్చర్యలు చేయడం. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मजलिस राजस्थान समेत मुल्क के दीगर रियासतों के असेंबली इंतखाबात में भी लेगी हिस्सा, सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी का बयान। झूठे वादों के जरिए अवाम को गुमराह करने का कांग्रेस पर इल्जाम, बीआरएस असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक करेगी कायम, श्रीनिवास रेड्डी का दावा। रियासत में आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है हुकूमत, रेवंत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर पर की तनकीद। केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने पर बीआरएस में बगावत यकीनी, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का दावा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।